Hello everyone, welcome back. Myself Gaurav Sharma and I am live now. And in this video I am going to discuss hybridization with you. तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कितनी तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है। और हम इस वीडियो में ये भी एक ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये देखेंगे कि लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उसकी ज्योमेट्री में क्या चेंज आ जाता है। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए, द फिनोमिनन इन विच टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड फॉर्म द सेम नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी। तो जनरली हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि हमारे जो दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं और सेम ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं कितने टाइप की हाइब्रिडेशन हमारे पास होती है। तो देखिए हमारे पास कितने तरह की हाइब्रिडेशन अब होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसपी हाइब्रिडेशन के बारे में। ठीक है, तो जो सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। और जो इसकी ज्योमेट्री होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो आपने जनरली इसको बेसिक क्लासों में पढ़ा होगा कि इसके सेंटर में कोई एक एटम होता है और इससे कोई दो एटम्स जुड़ रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, ऐसे दो एटम यहाँ पे लगे रहते हैं लाइक दिस। ठीक है, और ये क्या है, हमारे एक सेंट्रल एटम है जो कि बीच में है। दिस इज़ आवर सेंट्रल एटम। तो एक लाइन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चर वो कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में। देखिए sp2 हाइब्रिडेशन तब आता है अगर आपका एक सेंट्रल एटम तीन सराउंडिंग एटम से जुड़ा हो लाइक दिस। ठीक है, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो स्ट्रक्चर हो कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर ये स्ट्रक्चर होता है। अब बात कर लेते हैं sp3 के बारे में। तो बहुत ही फेमस होता है sp3, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो आपने जनरली टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर देखा भी होगा, कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ठीक है, इस तरह से टेट्राहेड्रल का हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, तो इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन होती है वो होती है हमारी sp3d। sp3d अगर हाइब्रिडेशन आ जाती है तब जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसका स्ट्रक्चर आपने जनरली देखा भी होगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि दो बॉन्ड आपके परपेंडिकुलर होते हैं और तीन बॉन्ड एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। तो देखिए आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तब आती है जब हमारी हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp3d2 हो जाती है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, चार बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई करते हैं और दो बॉन्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं इस प्लेन के। ठीक है, तो ये सब था हमारे हाइब्रिडेशन के बारे में और उनकी ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर भी आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए एक और हाइब्रिडेशन हमारे पास बची है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक और जो हाइब्रिडेशन है वो है हमारी sp3d3 और जिसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से होता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो बॉन्ड परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन में और पांच बॉन्ड एक ही प्लेन के अंदर आते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो पांच बॉन्ड एक ही प्लेन में रहेंगे और दो बॉन्ड क्या होंगे, प्लेन से अबव और बिलो होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, एक और हाइब्रिडेशन की बात कर लेते हैं sp3d4, ये भी होता है और जिसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा स्क्वायर प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो स्क्वायर प्रिज्मेटिक की तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये सभी था हमारे हाइब्रिडेशन के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो हमारी हाइब्रिडेशन होती है अगर उसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं तो हमारी ज्योमेट्री पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो चलिए जैसे sp हमारी हाइब्रिडेशन sp है तो हमेशा याद रखेंगे sp हाइब्रिडेशन के अंदर कभी भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते, उसके अंदर हमेशा ही जीरो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ज्योमेट्री के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है और हमारी ज्योमेट्री लीनियर ही रहती है। जैसे मैंने आपको बताया अगर sp हाइब्रिडेशन होती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा आता है, लीनियर ही आता है।
अब बात कर लेते हैं sp2 की। तो sp2 का मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको ऐसा बताया था कि sp2 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ये स्ट्रक्चर तब होता है जब हमारे पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट आ जाता है तो क्या होगा, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं ऊपर वाला, ये यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पे लोन पेयर आके लग जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक लोन पेयर। ठीक है। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तब जो लोन पेयर आपको होता है ये कभी भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है। तो ऐसे आपको दिखाई देता है और ये क्या है, एक इन्वर्टेड वी शेप है। तो इसकी शेप कैसी हो जाती है, वी शेप हो जाती है। तो याद रखेंगे, अगर हमारी हाइब्रिडेशन sp2 है और उसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तब उसकी जो शेप होगी ज्योमेट्री की, वो चेंज हो जाएगी किसमें, वी शेप में। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं sp3 की, टेट्राहेड्रल की। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था लाइक दिस। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर या फिर इस हाइब्रिडेशन के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है, तब यहाँ से ये बॉन्ड गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे एक लोन पेयर आ जाएगा लाइक दिस। ऐसे लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे हम इसकी स्टडी करेंगे, हमें लोन पेयर नहीं दिखाई देता है और हमें ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि एक पिरामिड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये पिरामिड शेप आ गई है। ठीक है। तो अगर sp3 के अंदर एक लोन पेयर आ जाता है तो हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो पिरामिडल में चेंज हो जाती है। ठीक है। सपोज कीजिए आपके इस मॉलिक्यूल के अंदर sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर लोन पेयर अगर 2 आ जाएंगे, तब उस केस में क्या होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं। सपोज कीजिए इस बार लोन पेयर कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो आपको ये ऊपर वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है और जो ये आपको नीचे वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये डिसअपियर हो जाएंगे और इनकी जगह पर लोन पेयर आके लग जाएंगे लाइक दिस। एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। ठीक है। अब जैसे ही इसकी स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर की, तब हमें ये लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे और हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर है, इन्वर्टेड वी टाइप, और उसको हम बोलते हैं वी शेप। ठीक है। तो जब भी आपका टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे तो एक ऊपर से बॉन्ड हट जाता है, एक नीचे से हट जाता है और कैसे स्ट्रक्चर हमको मिलता है, वी टाइप का, इस तरह का। ठीक है। तो ये था हमारा टेट्राहेड्रल के लिए। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपका sp3d है, sp3d को मैंने आपको बताया था कि जो आपका sp3d होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, कैसा स्ट्रक्चर ये होता है। चलिए, इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल का। तो देखिए अगर लोन पेयर एक प्रेजेंट हो जाता है, एक लोन पेयर आपका सपोज कीजिए आ गया है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपको ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये यहाँ से हट जाएगा और आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखिए जब इसकी स्टडी की जाएगी, हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, तो हमें लोन पेयर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हमको ये लोन पेयर दिखाई नहीं देगा और हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं ये एक झूले की तरह आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ लाइक ए झूला। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक सीसो की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपका हाइब्रिडेशन है sp3d और एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया है, आ गया है, तो यहाँ से इस बॉन्ड को हटाएंगे और हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा सीसो। ठीक है, सीसो इस स्ट्रक्चर बन जाता है। अब सपोज कीजिए कि आपके sp3d में ही लोन पेयर इस बार कितने प्रेजेंट हो गए हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो गए हैं। स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा कि जो आपके बॉन्ड है ये यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे और इनकी जगह पे क्या, लोन पेयर लग जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से जब इसकी स्टडी की जाएगी तो ये लोन पेयर तो हमको दिखाई नहीं देंगे और हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा और ये स्ट्रक्चर होता है हमारा टी शेप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, टी शेप। तो ये स्ट्रक्चर आ गया है टी शेप टाइप का।
ठीक है। अगर इसी केस में क्या हो जाता है, 3 लोन पेयर हमारे पास आ जाते हैं, तब क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं। अगर 3 लोन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, और इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर प्रेजेंट हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, ऐसे लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे। जब स्ट्रक्चर की स्टडी की जाएंगी तो लोन पेयर हमको नहीं दिखाई देंगे और हमें सिर्फ एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज़ लीनियर। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो इसको फिर से रिमाइंड मैं आपको करा देता हूँ। अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है तो इस केस में क्या होगा, अगर एक लोन पेयर आया, अगर एक लोन पेयर आपके पास आता है इस केस में, तो आपकी जो ज्योमेट्री होगी वो चेंज हो जाएगी शीशों में। अगर 2 लोन पेयर आते हैं तो टी शेप बन जाएगा, अगर 3 लोन पेयर आते हैं तो ये लीनियर हो जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं sp3d2, जो कि जनरली क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। और ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाई थी, ऐसे होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से होती है। अगर इसमें एक लोन पेयर आता है तो यहाँ से ये बॉन्ड हट जाएगा और आपको कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा, लाइक दिस, राइट, इस तरह से देखने को मिलेगा। और इस पर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर। तो आपको जो स्ट्रक्चर होगा ये कुछ स्क्वायर पिरामिडल दिखाई देगा कि एक स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। अगर बात करें, अगर इसी के अंदर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तब यहाँ से जो ऊपर वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है और नीचे वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे और हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर लाइक दिस, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल एटम है और 4 एटम इसके साथ ऐसे लगे हुए हैं। तो अब कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये था जब हमारे मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो हमारी ज्योमेट्री कैसे चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर आ जाते हैं तो कैसे हमारा स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब बात कर लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि किसी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको जो गिवन मॉलिक्यूल होगा उसके आपको क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेना है। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल दिया गया होगा उसके सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको काउंट कर लेना है, लाइक H2O, लाइक H2O। तो ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6 और हाइड्रोजन के होते हैं कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको और सबको ऐड कर देंगे तो टोटल क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, और हाइड्रोजन का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो यहाँ पे इसमें 3 ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 8। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करना है आपको कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं मॉलिक्यूल के अंदर उनको काउंट कर लेना है। ठीक है, सेकंड स्टेप को समझते हैं। अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपने काउंट किए हैं वो 2 से ज़्यादा हैं लेकिन 8 से वो कम आते हैं, लेस देन 8, तब उसे 2 से डिवाइड करने वाले हैं। उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। दूसरी बात क्या है, अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपने काउंट किए हैं 8 से तो ज़्यादा हैं लेकिन 56 से क्या है, लेस है, तब इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। थर्ड पॉइंट में, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 से तो ज़्यादा है लेकिन या तो 56 है या फिर 56 से ज़्यादा है, तब इसको हम क्या करेंगे, 18 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका रिमाइंडर 1 बच जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर अगर ये आते हैं 2 से ज़्यादा, 8 से कम, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये 8 से ज़्यादा आते हैं लेकिन 56 से कम आते हैं तब इसको 8 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 56 से ज़्यादा आते हैं तब इसको हम 18 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं किसी गिवन मॉलिक्यूल के अंदर कि ये ट्रिक कैसे काम करेगी। एक और बात यहाँ पे लगे हाथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे काउंट करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आपने ऊपर ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है उसको डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे। सपोज कि नंबर x आएगा तो उसको यहाँ पे रख देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे सराउंडिंग एटम को, राइट। जैसे कि NH3 को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज NH3 को ले लेते हैं। तो NH3 में सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 8 आएंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा।
तो उसको 4 को यहाँ पे रखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स में, और उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो सराउंडिंग एटम है वो कितने हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो सबसे लास्ट स्टेप क्या है, नाउ प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर। अगर आप ये सभी स्टेप को हम इजीली कर लेते हैं तब हम इजीली बता पाएंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है। चलिए पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, और पहला एग्जांपल हमारा क्या है, पहला एग्जांपल जो लिया गया है वो है हमारा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया यहाँ पे है। तो आपको पता है कि जो आपका अमोनिया होता है उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले निकाला, तो अमोनिया के लिए मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 1। लेकिन यहाँ पे जो टोटल हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 3। तो एक हाइड्रोजन के लिए एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन के लिए कितने हो जाएंगे, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, और इन दोनों को फिर क्या किया, ऐड कर दिया, तो टोटल आ गया हमारे पास 8। ठीक है, तो पहले स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है जिसके अंदर हमने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया है। अब हम ट्रिक्स पे जाते हैं कि ट्रिक है क्या। तो देखिए, अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, या तो 2 से ज़्यादा आते हैं और 8 से कम आते हैं, तब किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए हैं वो कितने आए हैं, 8। तो किसने डिवाइड कीजिए 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, 4। अब ये 4 क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आपको पता है कि एस एक बार ही इन्वॉल्व होता है किसी हाइब्रिडेशन के अंदर, पी मैक्सिमम 3 टाइम्स इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, और डी आपका 5 टाइम इन्वॉल्व हो सकता है, और एफ ऑर्बिटल 7 टाइम इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 4। तो हमने एक बार एस को इन्वॉल्व किया और 3 बार पी को इन्वॉल्व किया, तो टोटल जो हाइब्रिडेशन बना वो क्या बना हमारा, sp3। और मैंने आपको ऊपर बताया कि जो sp3 का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका मतलब NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब बात करते हैं लोन पेयर की। तो लोन पेयर देखिए, यहाँ पे जो टोटल हमने निकाला उन्हें क्या निकाला, 4। उसमें से माइनस किसको करेंगे, सराउंडिंग एटम को। तो अमोनिया में सराउंडिंग एटम कितने हैं, अमोनिया के और नाइट्रोजन के, तो कितने हैं, 3। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है वो अमोनिया की नाइट्रोजन के कितने हैं, 3। तो इसमें से 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये है कि अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। और मैंने आपको बताया था कि जब आपका sp3 हाइब्रिडेशन हो और साथ में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो देखिए टेट्राहेड्रल तो स्ट्रक्चर होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास आएगा। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, पिरामिडल बोलते हैं। मैंने आपको ऊपर ये बताया है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे हो गया हमारा, पिरामिडल हो गया है। तो स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, पिरामिडल हो गया है। ठीक है, पिरामिडल ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब बात कर लेते हैं अगले एग्जांपल की, H2O की। ठीक है, H2O की बात कर लेते हैं। तो H2O में आपको पता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो 2 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 8। फिर से हम जाएंगे ट्रिक के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 2 से तो ज़्यादा है, लेकिन 8 से कम है या इक्वल है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया है 4, और 4 को फिर से हम क्या लिखेंगे, sp3। अब हमारा क्या काम करेंगे कि जो टोटल आया है उसमें सराउंडिंग एटम को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के सराउंडिंग एटम कितने हैं, 2। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लोन पेयर कितने आ गए हैं, 2। देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3 हो, हाइब्रिडेशन क्या हो, sp3 हो, साथ में 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, साथ में 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो देखिए स्ट्रक्चर जो होता है sp3 का कुछ टेट्राहेड्रल होता है। मैंने आपको बताया अगर लोन पेयर आएंगे तो एक बॉन्ड ये हट जाएगा और एक बॉन्ड ये हट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं वी शेप। ठीक है, तो आपको पता भी है कि जो वाटर का शेप होता है वो बेंट होता है या फिर उसको वी शेप बोला जाता है। तो ये एग्जाम्पल था वाटर का जिसके अंदर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और इधर हमने एग्जाम्पल लिया है अमोनिया का जिसके अंदर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। एक लोन पेयर आने से स्ट्रक्चर हो गया पिरामिडल, और 2 लोन पेयर आने से हमारा स्ट्रक्चर हो गया वी शेप। एक और एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ PCl5 को। तो चलिए PCl5 को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फॉस्फोरस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे होते हैं कितने, 5। तो जो हमारे फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 5 हो गए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्लोरीन भी दिखाई दे रहा है, तो क्लोरीन के भी हम क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे।
तो देख लेते हैं, एक क्लोरीन जो आपका होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, 5 हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना, 35। फॉस्फोरस के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 हैं, तो टोटल इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 40। ठीक है, अब 40 जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए हैं, ये 8 से तो ज़्यादा है, 8 से तो ज़्यादा है, लेकिन 56 से क्या है, कम है। तो कितने से डिवाइड करेंगे इसको, 8 से। तो 8 से इसको जैसे ही मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 5। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया है। तो देखिए एस तो एक बार ही इन्वॉल्व हो सकता है, एस तो एक बार इन्वॉल्व होगा। पी कितनी बार इन्वॉल्व हो सकता है, 3 बार। ये हो गया कंप्लीट, क्योंकि मुझे टोटल कितने करने हैं, 5। तो एक डी भी मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एस हो गया है, 3 पी हो गए, टोटल हो गए 4। तो मुझे डी भी इन्वॉल्व करने पड़ेगा। इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या आ गई है, sp3d। अब मुझे इसमें से निकालना है लोन पेयर। तो मैं क्या करूँगा, इस टोटल 5 में से जो निकल के आया है 5, इसमें से सराउंडिंग एटम को माइनस कर दूंगा। तो सराउंडिंग एटम यहाँ पे कितने हैं, 5। तो 5 - 5 0। इसका मतलब ये है कि PCl5 में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जो इसका स्ट्रक्चर आएगा उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो ये था हमारा PCl5 का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं SF6 का। और SF6 में आपको पता है कि जो सल्फ़र होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और जो फ्लोरीन होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। अब सल्फ़र के 6 में मैं क्या करूँगा, जो फ्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम 7 तो फ्लोरीन है, सॉरी 6 फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 42, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो हमारे पास 48 आ गया है। अब मैंने जैसा आपको बताया 48 8 से तो ज़्यादा है, लेकिन 56 से कम है। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो जैसे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 आएगा तो आपको पता है एक बार ऐसे इन्वॉल्व होगा, 3 बार पी इन्वॉल्व हो गया, तो टोटल कितने में, 4। इसका मतलब मुझे अभी 2 ऑर्बिटल की और ज़रूरत है। तो मुझे किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डी को। तो 2 डी भी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, तो टोटल हो जाएगा sp3d2। तो मेरे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आई वो sp3d2 आई। और मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि sp3d2 क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब निकाल लेते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे निकालेंगे, कि जो टोटल आपका ऑर्बिटल्स आए हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, सराउंडिंग एटम को। तो सराउंडिंग एटम यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके SF6 के अंदर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। वो परफेक्ट क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। अब बात कर लेते हैं इन स्ट्रक्चर की, Ai2 नेगेटिव। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 22 आ गया है। 22 8 से तो ज़्यादा है, लेकिन 56 से कम है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा आपका पास 5। तो sp3d आपकी हाइब्रिडेशन आएगी। अब क्या करेंगे, टोटल ऑर्बिटल्स में से सराउंडिंग एटम को हम माइनस करेंगे। देखिए इसमें से किसी भी एक को आप सराउंडिंग एटम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है, आइडेंटिकल है। तो किसी एक को आप सराउंडिंग सेंट्रल एटम मान के बाकी 2 को आप सराउंडिंग एटम मानेंगे। तो 2 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3। मैंने आपको बताया था अगर आपका हाइब्रिडेशन हो sp3d और 3 लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्राइगोनल पिरामिडल का। अगर 3 लोन पेयर प्रेजेंट हो गए हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड हट जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, और ये बॉन्ड हट जाएगा। और कुछ इस तरह का बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा जिसके अंदर 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर की स्टडी की जाएगी तब हमें लोन पेयर दिखाई नहीं देंगे, और हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लाइक लीनियर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये भी आपको सेम ही है, I3 नेगेटिव। जैसे इसको क्या किया हमने, एक्सपेंड करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेम ही है। NH4 पॉजिटिव को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग आपसे ये हो जाएगा। अब तो ये सब था हाइब्रिडेशन के बारे में। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, अगर लोन पेयर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं तो स्ट्रक्चर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी शेप में क्या चेंज आएगा, ये सब हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं किसी गिवन मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, और इससे हम इजीली 1 to 2 मिनट में किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन, उसका स्ट्रक्चर, शेप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सभी को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।